चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमारा है, जो हमारी लास्ट क्लास हो रही थी उसी क्लास से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रयागराज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने गाइडलाइन जारी की है कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है हमारी सारी ऑफलाइन क्लासेस क्या रहेंगी, बंद रहेंगी। क्योंकि हमारे पास जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए टाइम कम है, तो उसको देखते हुए हमारे इस इंस्टीट्यूट की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि जब तक हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं खुल जाती हैं हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही हमारी दोबारा ऑफलाइन क्लास ओपन होती हैं हम फिर से अपने क्लास शेड्यूल के साथ जैसा हमारा था उसी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और आप सबको भी यही है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक हमारी ये क्लासेस शुरू नहीं हो जाती हैं। कोरोना काल है हमारा, आप आराम से बैठिए और वहीं से पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम कोरोना से बाहर आएंगे, अभी जो चल रहा है जैसा टाइम, उसके तुरंत बाद ही कुछ ही महीने बाद हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप लोग आराम से घर पे बैठ के पढ़ते रहिए और चीज़ों को लगातार देखते रहिए। तो चलिए, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत की कृषि। उसमें हमने अधिकतर पोर्शन को कवर कर लिया था। थोड़े बहुत पोर्शन जो हमारा एग्रीकल्चर के साथ फसलें बची हुई थी उन्हीं फसलों को हम एक एक करके देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें थोड़ा सा आपको इंट्रो रिवाइज करा देते हैं कि जैसे सबसे पहली फसल जो हमने पढ़ी थी वो हमारी कौन सी थी, चावल या धान। तो चावल की फसल के साथ हमने आपको बताया था कि जो हमारी चावल की फसल होती है ठीक, तो हमारी जो चावल की फसल होती है उसमें हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमारी जलवायु कैसी होनी चाहिए। ठीक, ठीक है। जो चावल की हमारी फसल है उसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये किस जलवायु की फसल है। तो हमने आपको जलवायु जो बताई थी वो हमारी कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय से हमारा मतलब होता है कि उसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए, हमारा ज़्यादा। यानी कि जो गर्म क्षेत्र होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। सेकेंड हमने आपको बताया था कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मिट्टी बताई थी वो हमारी कौन सी थी, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता हमारी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमारी वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा लगभग 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर हमारी फसल कौन सी उगाई जाती है, चावल की। इसके बाद हमने आपको इसी चावल की एक प्रजाति बताई थी, उसका नाम हमारा क्या था, जया।
जया जो हमारी है ये भारत की पहली बौनी प्रजाति है। बौनी प्रजाति से हमारा तात्पर्य क्या है कि जब हम शुरुआत की बात करें तो उस समय चावल के पेड़ की जो लेंथ थी वो कैसी होती थी, ज़्यादा, और इसके साथ ही इसका टाइम पीरियड भी कैसा था हमारा, ज़्यादा। तो हमें समस्या क्या आती थी कि जब हमारी फसल तैयार होती थी तो उसके बाद ये क्या होता था, पेड़ गिर जाता था और उपज हमारी क्या हो जाती थी, कम। तो इसके लिए भारत की पहली बौनी प्रजाति डेवलप की गई, कौन सी, हमारी जया। अब इसके बाद हमने एक चावल का नाम बताया था आपको, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस चावल जो हमारा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? चूंकि भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चावल मुख्य खाद्य फसल है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, जो भी हमारे तटीय राज्य हैं उनमें चावल हमारी कैसी है, मुख्य खाद्य फसल है। और चावल में विटामिन ए की क्या होती थी, कमी। तो अब जब वो लोग चावल का उपभोग करते थे तो उनमें भी विटामिन क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो हम उन्हें बाहर से विटामिन ए प्रोवाइड कराएं या हम चावल की कोई ऐसी प्रजाति डेवलप करें कि जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता हो, विटामिन ए। तो इसकी आपूर्ति के लिए चावल की एक नई प्रजाति डेवलप की गई और उस प्रजाति का नाम क्या है, गोल्डन राइस। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चावल की किस प्रजाति में हमारा विटामिन ए पाया जाता है, तो हमारी प्रजाति कौन सी है, गोल्डन राइस। तो हमें प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि ये पीसीएस, आरओ, एआरओ के एग्जाम में मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछा गया है कि चावल की किस प्रजाति में विटामिन ए पाया जाता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, गोल्डन राइस। अब इसके बाद बात आती है कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा राज्य करता है, तो हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो भारत में चावल का सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है, उत्पादन करता है। अब इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है हमारा कि जैसे चावल की अगर हमें नई प्रजाति को डेवलप करना हो तो उसके लिए हमें कोई इंस्टीट्यूट, संस्था इसको बनाना होता है क्योंकि वो लगातार उसमें शोध करते रहते हैं और चावल की नई नई प्रजातियों को विकसित करते हैं। चूंकि पूरे विश्व या भारत के संदर्भ में बात करें तो चावल हमारी मुख्य खाद्य फसलों में से एक है। तो चावल के शोध के लिए जो विश्व में अंतरराष्ट्रीय संस्थान है वो स्थापित किया गया है, कहाँ, हमारा मनीला। और मनीला हमारी राजधानी कहाँ की है, फिलीपींस। तो हमसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है, मनीला। और मनीला हमारी राजधानी कहाँ की है, फिलीपींस। तो हमें याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है, मनीला, और मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस। अब बात तो ये हो गई अंतरराष्ट्रीय, तो स्वाभाविक बात है कि भारत में भी कोई न कोई हमारा इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया होगा कि जो लगातार चावल के क्षेत्र में विकास करे। तो भारत में जो हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये स्थापित है हमारा कटक, और कटक हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। तो हमें दोनों प्रश्न बहुत सही तरीके से याद रखने हैं। पहला कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो पड़ता है हमारा मनीला, और मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये हमारा है कटक, और कटक हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। तो ये सब पॉइंट्स हमारे किसके साथ हैं, चावल के साथ। चूंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं तो हम अब यहां से जो आज का सेशन है उसको शुरू करते हैं और जो हमारी नई फसल है उसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसको, चलिए अगली जो हमारी फसल है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी फसल का नाम है गन्ना। गन्ना, चूंकि गन्ना को कहा जाता है वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि जिन फसलों का उत्पादन उपभोग के उद्देश्य से ना होकर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल के नाम से जानते हैं। कि जैसे हम गन्ने का उत्पादन किस लिए करते हैं कि इसको हम जाकर बेचेंगे और वहां से जो हमें इनकम होगी उसके माध्यम से हम अन्य चीजों को चलाएंगे। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, गन्ना।
अब दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है कि गन्ना के लिए हमें वर्षा की मात्रा कितनी जरूरत पड़ती है, वर्षा ज्यादा होनी चाहिए या वर्षा कम होनी चाहिए। तो भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर फसल कौन सी लगाई जाती है, गन्ना की। तो चूंकि गन्ना को पानी की जरूरत हमारी पड़ती है, तो भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पे फसल कौन सी लगाई जाती है, गन्ना। अब ये कथन एकदम सत्य नहीं है कि अगर कहीं पर इतनी वर्षा नहीं होती है तो गन्ना की फसल नहीं हो सकती है। तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से कौन सी फसल की जाती है, हमारी गन्ने की। तो सिंचाई माध्यम की व्यवस्थाओं के माध्यम से हम किस फसल को लगा सकते हैं, गन्ना को। तीसरा प्रश्न हमारा यह बनता है कि गन्ना कितने टाइम पीरियड की फसल है, कि उसका काल कितना होता है। तो इसको माना जाता है 1 वर्ष की फसल। तो लगभग 1 वर्ष की हमारी फसल कौन सी है, गन्ना। तो गन्ना का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो पूरी साल लगभग लगा रहता है और उसी के माध्यम से हम इसको करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न जो बनता है कि गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पे जो राज्य है वो अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे तो गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश। अब यहीं से एक प्रश्न हमसे और पूछा गया, चूंकि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन अगर गन्ना मिलों की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में ना होके किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। तो वो हमारी कौन से राज्य में पड़ती हैं, महाराष्ट्र। तो अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना मिल किस राज्य में पाई जाती है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। और गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तब हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो हमें एकदम याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गन्ने की सर्वाधिक मिलें किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र। और गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब एक प्रश्न और पूछा गया, वो हमारा ये है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और दूसरा स्टेट हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र, इसी को ले लेते हैं। यहां हम कह रहे बात उत्तर भारत और सेकंड हम ले लेते हैं दक्षिण भारत। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कहां का गन्ना अधिक मोटा एवं रसदार होगा, कि उत्तर भारत का गन्ना अधिक मोटा एवं रसदार होगा या दक्षिण भारत का गन्ना अधिक मोटा एवं रसदार होगा। तो कई बार हमें लगता है कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं तो यहां का गन्ना अधिक रसदार हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा दक्षिण भारत। उसका कारण हमारा क्या है कि जो दक्षिण का हिस्सा है वो समुद्र के किनारे पड़ता है, तो यहाँ की जो हमारी क्लाइमेट कंडीशन है उसमें नमी रहती है ज्यादा मात्रा में। जबकि हम उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ लंबा शुष्क मौसम होता है, लंबा शुष्क मौसम। इसकी वजह से गन्ने का रस क्या होता है, सूख जाता है। तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के गन्ने में कम रस पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत या महाराष्ट्र के गन्नों में रस की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा। तो अगर हमसे जनरली क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कहां का गन्ना अधिक मोटा एवं रसदार होता है, तो हमारा कौन सही होगा, दक्षिण भारत। अब एक प्रश्न और हमसे पूछा जाता है, वो ये है गन्ने के संदर्भ में कि गन्ना कहाँ की मूल फसल है हमारी, इसका जन्म स्थान क्या है। तो इसका जन्म स्थान हमारा कौन सा है, भारत। तो ये प्रश्न भी हमें याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से कि गन्ने का जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान हमारा कौन सा हो जाता है, भारत। तो फिर से हम एक बार गन्ने के साथ देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, तो ये वाणिज्यिक फसल है। इसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। इसके अलावा ये 1 वर्ष की हमारी फसल है। उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मिलों के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, और इसका जन्म स्थान हमारा क्या है, भारत। और इसके अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत का गन्ना अधिक रसदार एवं कैसा होता है, मोटा होता है। तो ये हमारी फसल कौन सी थी, गन्ना। चलिए ठीक, इसके बाद जो हम अगली फसल देखने जा रहे हैं वो देखिए, अगली जो हमारी फसल है उसका नाम है रबड़। रबड़
चूंकि रबड़ का भी हम उपभोग नहीं करते हैं, इसका भी हमारा क्या किया जाता है, वाणिज्यिक उपयोगी किया जाता है। तो रबड़ भी भारत में किस प्रकार की फसल है, वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक फसल का मतलब मैंने आपको अभी बताया ही था कि जिनका उत्पादन उपभोग की दृष्टि से ना होकर व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे हम आपको बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि रबड़ का उत्पादन वहां पर होता है जहां तापमान अधिक होता है। तापमान कैसा होगा, अधिक। वर्षा भी हमारी क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा कैसी होगी, अधिक। तो इसके बिहाफ पे हम समझ सकते हैं कि भारत में कहां कहां रबड़ का उत्पादन किया जाएगा। क्योंकि जब हम आपको वर्षा ऋतु पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। कहां पर बताई थी आपको वर्षा, तो हमने आपको बताया था कि एक तो भारत का पश्चिमी घाट, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, यहां पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसके अलावा हमारा अंडमान एवं निकोबार, यहां पर भी हमारा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसके अलावा लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में स्थित, और इसके अलावा और जो बताए थे क्षेत्र वो हमारा यहां पर था, ये वाला हिस्सा मेघालय रीजन, और यहां पर आपको बताई थी राजमहल पहाड़ी। तो इन सब हिस्सों में वर्षा हमारी कैसी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। चूंकि वर्षा के आधार पर बात करेंगे तो यहां भी हमारा रबड़ का पेड़ होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमें, अधिक तापमान। तो तापमान अधिक हमें कहां देखने को मिलता है, इन क्षेत्रों में। तो भारत के पश्चिमी घाट में जो हमारे केरल, कर्नाटक, ये सारे राज्य हैं, यहां पर बड़ी मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता है, रबड़ का। रबड़ का उत्पादन किया जाता है कि जो रबड़ का पेड़ होता है हमारा, इससे निकाला जाता है दूध। इस दूध को कहते हैं लेटेक्स। इसी लेटेक्स से हमारी क्या बनाई जाती है, रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, रबड़ के पौधे से जो हमारा दूध निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स, और उसी से हमारी क्या बनाई जाती है, रबड़। अब बात आती है कि रबड़ के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो इसमें पहले स्थान पे जो हमारा राज्य है उसका नाम हमारा क्या है, केरल। तो भारत में केरल रबड़ के उत्पादन में कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हमसे जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि रबड़ हमारी किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, तो ये वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है। रबड़ का उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा हमारा राज्य है, तो हमारा कौन सा है, केरला। इसके अलावा इसके लिए हमारी जो जलवायु कंडीशन है, तापमान अधिक होना चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, और इसके अलावा रबड़ बनाया किससे जाता है, तो इसके पौधे में जो हमारा दूध होता है उसको हम कहते हैं लेटेक्स, और उसी से हमारा उत्पादन किसका किया जाता है, रबड़ का। ठीक, तो हमें याद रखना अच्छे से, वाणिज्यिक फसल है, केरल प्रथम स्थान पे उत्पादन में, तापमान अधिक होना चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, और इसका जो दूध होता है उसको लेटेक्स कहते हैं, उससे क्या बनाई जाती है, रबड़। तो हमें याद रखना है अच्छे से। चलिए ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले जो हमारी फसल है उसकी तरफ। अगली जो हमारी फसल है उसका नाम है कपास। कपास, चूंकि जब हम आपको भारत की मिट्टियां पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि भारत की एक मिट्टी है जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी है भारत की जिसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी को कहा जाता है कपासी मिट्टी भी, चूंकि इस मिट्टी में बड़ी मात्रा में उत्पादन किसका होता है, कपास का, इसलिए इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम भारत में कपास की बात करें तो कपास का उपयोग किया जाता है रुई, यानी कि जो वस्त्र के धागे होते हैं उनको बनाने के लिए। रुई के रूप में हमारा किसका उपयोग होता है, धागों के रूप में। अब इसके लिए प्रश्न पूछता है कि कपास का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है, तो हमारी मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काली। तो भारत में जहां जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर किसका उत्पादन किया जाता है, कपास का। तो हम देख लेते हैं कि भारत में काली मिट्टी कहां पाई जाती है। आपको पहले ही बताया हमने कि जैसे हमारा हो गया महाराष्ट्र, जैसे हमारा हो गया गुजरात, जैसे हमारा हो गया दक्षिणी मध्य प्रदेश, जैसे हमारा हो गया उत्तरी कर्नाटक। तो इन सब राज्यों में पाई जाती है हमारी कौन सी मिट्टी, काली। अगर मिट्टी हमारी काली है तो फसल हमारी कौन सी होगी, कपास की।
तो जहां जहां भारत में काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो हमें जनरल याद रहेगा कि कपास का उत्पादन कहां पर, तो इसके साथ जो हमारा सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न बनता है वो यही है कि कपास का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है, तो मिट्टी हमारी कौन सी हो जाएगी? काली। अब जैसे आप भारत में महाराष्ट्र राज्य में पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र राज्य में इसको कहा जाता है सफेद सोना, सफेद सोना। तो अगर जनरली हमसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास को किस राज्य में सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो हमें प्रश्न याद रखना है कि महाराष्ट्र में कपास को किस नाम से जाना जाता है, तो सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कपास के लिए कि कपास किस मिट्टी में पैदा किया जाता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जहां पर राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक। और महाराष्ट्र में कपास को किस नाम से जानते हैं? तो सफेद सोना के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी फसल कौन सी थी? कपास। तो भारत की जो हमारी महत्वपूर्ण फसलें थी वो हमारी क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं पॉइंट वो हमारा ये है कि कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि फसलों में लगने वाले रोग कौन से हैं और उनके हमारे नाम क्या होते हैं। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा ये है कि फसल और उनमें लगने वाले रोग। तो आइए देखते हैं उसको और समझते हैं आराम से। चलिए, तो देखिए कि सबसे पहली फसल हम जो ले रहे हैं उसका नाम हमारा क्या है? चावल। चूंकि हम गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि चावल में कौन कौन से रोग लगते हैं या किस प्रकार से। हमें यहां पर जो याद करना है वो ये है, चावल में लगने वाला जो रोग है उसको कहा जाता है ब्लास्ट। किस नाम से जानते हैं? ब्लास्ट। तो हमें याद रखना है कि चावल में कौन सा रोग लगता है, तो रोग का नाम हमारा क्या है? ब्लास्ट। अब पता कैसे चलेगा कि ब्लास्ट रोग हमारा हो गया चावल में? तो जब आप चावल की पत्तियों को देखेंगे तो इसमें नाव के आकार के चकत्ते पड़ जाते हैं, नाव के आकार के चकत्ते। तो अगर चावल के पेड़ में नाव के आकार के चकत्ते पड़े हुए हैं तो हम उसको किस रोग के नाम से जानेंगे? ब्लास्ट के नाम से जानेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, इस तरीके से टेबल बना लीजिए। एक तरफ लिखिए फसल और दूसरी तरफ लिख लीजिए रोग। तो हमारी फसल कौन सी है? चावल। और इसमें लगने वाला रोग कौन सा है? ब्लास्ट। इसके सिम्टम्स हमें कैसे दिखाई देंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं उसमें हमारे नाव के आकार के क्या पड़ जाते हैं? चकत्ते। तो हमारे चावल फसल है और रोग हमारा कौन सा है? ब्लास्ट। इसके बाद जो दूसरी फसल है उसका नाम है हमारा गेहूं। गेहूं, चूंकि गेहूं भारत में दूसरी सबसे बड़ी हमारी क्या है? खाद्यान्न फसल है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य बड़ी मात्रा में किसका उत्पादन करते हैं? गेहूं का उत्पादन करते हैं। गेहूं में लगने वाला जो हमारा रोग है उसको हम क्या कहते हैं? रतुआ। किस नाम से जानते हैं? रतुआ के नाम से जानते हैं। तो हमारी फसल कौन सी है? गेहूं। और गेहूं में लगने वाला हमारा रोग कौन सा है? रतुआ। अब इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं उसमें क्या पड़ जाते हैं? धब्बे। कभी कभी आपको हरे रंग के दिखेंगे या किसी अलग रंग से भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि गेहूं में लगने वाला हमारा रोग कौन सा है? तो उस रोग का नाम हमारा क्या है? रतुआ। और इसके हमारे सिम्टम्स किस प्रकार से दिखाई देंगे? तो इसमें धब्बे पड़ेंगे और कभी ये हरे रंग के हो सकते हैं, कभी अलग रंग के साथ भी हमें दिखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी फसल है उसमें हमारा नाम है गन्ना। फसल का नाम हमारा क्या है? गन्ना। इसमें जो हमारा रोग लगता है उसको कहते हैं रेड डॉट। रेड डॉट। जो लोग गांव से हमारे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि जब कभी हम गन्ना चूसते हैं तो कभी कभी उसमें लाल लाल निकलना शुरू हो जाता है। तो उसका हमारा मतलब क्या होता है? उस रोग का रेड डॉट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी फसल कौन सी है? गन्ना। और रोग का नाम हमारा क्या है? रेड डॉट। सिम्टम्स किस तरीके से दिखेंगे कि इसमें लाल रंग के हमें क्या देखने को मिलेंगे? अंदर चकत्ते देखने को मिलेंगे। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? रेड डॉट के नाम से जानेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली फसल है उसका नाम क्या है? चना। ठीक, फसल का नाम हमारा क्या है? चना। और चना में लगने वाला हमारा रोग कौन सा है? उखटा। सुना है रोग का नाम? उखटा।
तो हमारी चना में लगने वाले रोग का नाम हमारा क्या है? उकटा। अब इसमें हमारा क्या होता है? उकटा में उकटा यानी कि मतलब हमारा होता है उखड़ कर गिर जाना। तो हमारी जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, ये क्या होती हैं? पीली होकर गिर जाती हैं, पीली होकर गिर जाती हैं। अगर पत्तियां गिर जाएंगी तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर हैं या जो हमारे कीटनाशक होते हैं उनका छिड़काव करते हैं और इस रोग को रोकते हैं। तो हमारी फसल कौन सी है? चना, और इसमें लगने वाला रोग हमारा कौन सा है? उकटा। अगली जो हमारी फसल है उसका नाम है अरहर। अरहर, अरहर में जो हमारा लगने वाला रोग है उसको कहते हैं तना विगलन। तना विगलन। अब देखिए इसको समझिए, तना विगलन यानी कि तना हमारा कैसा हुआ? गल गया। तो अगर तना गल जाएगा तो पेड़ हमारा क्या होगा? गिर जाएगा, और जब पेड़ गिर जाएगा तो हमारा उत्पादन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारी जो अरहर की फसल है उसमें लगने वाला सबसे ज्यादा रोग हमारा कौन सा है? तना विगलन। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स हमारे किस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि इसमें क्या होता है कि हमारे तने गल जाते हैं और पेड़ गिर जाते हैं नीचे की तरफ, और जब पेड़ गिरते हैं तो उत्पादन भी हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले फसल हमारी कौन सी है? चावल। चावल में लगने वाला रोग हमारा कौन सा है? ब्लास्ट। इसके सिम्टम्स हमारे कैसे होते हैं? पत्तियों में नाव के आकार के क्या पड़ जाते हैं? चकत्ते। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? ब्लास्ट के नाम से जानेंगे। सेकेंड हमारी फसल कौन सी है? गेहूं। लगने वाला रोग हमारा कौन सा है? रतुआ। और इसमें हमें किस तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे? पत्तियों पे धब्बे पड़ेंगे जो हरे लाल रंग अलग अलग से हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी हमारी फसल कौन सी है? गन्ना। और इसमें लगने वाला रोग हमारा कौन सा है? रेड डॉट। सिम्टम्स किस तरीके के दिखेंगे कि गन्ने के अंदर का हिस्सा हमारा कैसा हो जाता है? लाल, जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है और उसमें रस की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। इसके बाद हमारी फसल कौन सी है? चना। लगने वाला रोग हमारा कौन सा है? उकटा। इसमें क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ती हैं और जड़ें भी कभी कभी उखड़कर गिर जाती हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? उकटा के नाम से जानते हैं। अगली हमारी फसल कौन सी है? अरहर। लगने वाला रोग हमारा कौन सा है? तना विगलन। इसमें हमारा क्या होता है कि तना गल जाता है और टूटकर गिर जाता है नीचे की तरफ, और जब तना गिर जाता है तो हमारा उत्पादन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इन रोग को आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछे वाला प्रश्न है, एक तो गेहूं पूछा गया है मल्टीपल टाइम, और उसके बाद पूछा गया है चना के साथ उकटा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, बाकी भी याद रख लीजिए, काम ही आएंगी। तो चावल ब्लास्ट, गेहूं रतुआ, गन्ना रेड डॉट, चना उकटा, और अरहर किसके साथ है? तना विगलन के साथ है। तो ये थी हमारे रोग जो हमारी फसलों से संबंधित हैं। इनसे भी हमारे क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ठीक। तो जो भारत की कृषि थी उसमें सबसे पहले हमने कृषि पद्धतियों को पढ़ा, उसमें होने वाली क्रांतियों को पढ़ा, उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न थे फसलों के वो हमने देखे। उसके बाद जो हमारे रोग थे वो भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं कि जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, भारतीय मत्स्य बोर्ड कहाँ स्थित है, जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी जो फसल का चक्र है वो यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा नया टॉपिक होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आप डाल लीजिए हेडिंग और उसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। तो टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, कौन सा हमारा? भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आइए देखते हैं उसके साथ। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। अगला टॉपिक हमारा है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चूंकि हम लोग नदी पढ़ चुके हैं तो हमें इन परियोजनाओं को समझने में क्या रहेगी? बहुत ही आसानी रहेगी। तो हमारी टॉपिक कौन सा है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते किसे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कहां पर स्थित है और कौन सी परियोजना किसके साथ हमारी है।
चलिए ठीक, देखते हैं। अगर हम बात करें बहुउद्देशीय, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि एक साथ कई सारे उद्देश्यों को लेकर जो परियोजनाएं शुरू की गई उसको हम किस नाम से जानते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। अगर हम भारत में सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सिंचाई व्यवस्था के क्रम में हम 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लेके चल रहे हैं। एक तो हमारे यहां पर है सूक्ष्म परियोजनाएं। सूक्ष्म परियोजनाएं जो हमारी हैं इसमें हमारे शामिल किए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया नलकूप, जैसे हमारा हो गया बोरवेल। इन सब के माध्यम से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी है उसको हम कहते हैं मध्यम परियोजनाएं। मध्यम परियोजनाएं। इसके बाद भारत में जो सबसे बड़ी है उनको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत हम क्या करते हैं कि एक बड़े कमान क्षेत्र, जैसे लगभग 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्र को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। यानी कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक के कमान क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिनका उद्देश्य होता है कि नहरों के माध्यम से खेतों तक सिंचाई व्यवस्था को क्या करना? पूरा करना। तो इसके माध्यम से हम बांध बनाते हैं, वहां पर पानी को रोकते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का भी उत्पादन करते हैं और साथ में इन नहरों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्थाओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो इन्हीं परियोजनाओं में जो हम पहली परियोजना पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आप डाल लीजिए हेडिंग और उसके साथ हम बढ़ते आगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना, आइए देखते हैं। चलिए देखें, पहली परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए हमारी कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसको हम देखते हैं कि कहां शुरू की गई, कब शुरू की गई और इसके किस तरीके से हमें लाभ दिखाई देते हैं। तो देखिए, जो हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, आप जाएंगे कहां? झारखंड। झारखंड में एक पठार पड़ता है, इसको कहते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। जो हमारा छोटा नागपुर पठार है इसमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, इसीलिए छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का खनिज हृदय। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का खनिज हृदय कहा जाता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार। अब यहां पर बड़ी मात्रा में हमारे पास संसाधन है। संसाधन में भी हमारे पास जैसे कि संसाधन में हमारे पास जैसे कि हमारे पास है कि संसाधन सबसे पहले कहते किसे हैं? जैसे संसाधन का मतलब होता है कि प्रकृति जो चीजें हमें उपहार में देती है उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन। यानी कि जिसके लिए हमें कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है उसको हम संसाधन कहते हैं। अब जो हमारे खनिज संसाधन है इसमें शामिल किया जाता है जैसे लोहा, जैसे तांबा, जैसे अभ्रक। तो ये सब प्रकृति में हमें कैसे मिलते हैं? मुक्त अवस्था मिलते हैं। अब यहां से इसी छोटा नागपुर पठार से निकली हुई नदी कौन सी हमारी है? दामोदर। नदी हमारी कौन सी है? दामोदर। इसी दामोदर नदी पर एक डैम बनाया गया यहां पर, और इस डैम को नाम दिया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कभी कभी डीबीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर डीबीसी आता है तब भी हम क्या करेंगे? इसको सही करेंगे, और दामोदर नदी घाटी परियोजना लिख के आता है तब भी हम इसको क्या करेंगे? सही करेंगे। अब जो हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, इसके साथ ही यहां पर छोटे छोटे और बांध बनाए गए, जैसे तिलैया, जैसे मैथान, जैसे कोनार। तो यहां पर जो हमारे और बांध बनाए गए उनके नाम क्या है? नंबर 1 तिलैया, नंबर 2 मैथान, नंबर 3 कौन सा है? कोनार। आपने एक जगह का नाम सुना होगा झुमरी तलैया, तो वो हमारा यहीं से आया था नाम। इस तिलैया बांध बना हुआ है और ये किसके साथ है? हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ। इस परियोजना को स्थापित किया गया 1948 में, और देश हमारा कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। तो
तो 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। जब हम किसी परियोजना को पहली बार लगाते हैं तो हमें कहीं न कहीं सीखना पड़ता है। तो इस परियोजना को लगाने के लिए जिस परियोजना का सहारा लिया गया उसका नाम था टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और ये परियोजना हमारी कहाँ की थी? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस परियोजना के समान थी? तो ये समान थी हमारी यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के। तो देख लीजिए फिर से हमारे प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि दामोदर कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। इस पर कौन सी परियोजना स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसको शॉर्ट रूप से किस नाम से जानते हैं? तो डीवीसी या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। इस पर कौन से डैम बनाए गए हैं? तो तिलैया, मैथान और कोनार। ये किस परियोजना के समान है? तो ये यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के समान है। और इसको कब स्थापित किया गया? तो 1948। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो जो आज की हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, क्योंकि हमारी आज कल से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी 5 से 7 तक। तो कल आपके पास शेड्यूल भी हमारा चला जाएगा कि किस क्रम में हमारी क्लासें रहेंगी। उसी के साथ हम लगातार क्या करते रहेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं खुलती हैं। और जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुल जाती हैं आप क्लास के माध्यम से यहाँ पर क्लास लेना शुरू कर देंगे। चलिए ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, सुरक्षित रहिए।